अब तक आपने पढ़ा कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में ट्रांजैक्शन वैल्यू बताई गई। फिर अब हमें ये पढ़ना था कि क्या क्या ऐड होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में और क्या क्या ऐड नहीं होगा। यूं कहें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम दी ट्रांजैक्शन वैल्यू अब हमें पढ़ना है। अगर आपको याद दिलाऊं तो सबसेक्शन 2 में लिखा था कि इंक्लूजन्स क्या क्या हैं, और सबसेक्शन 3 में लिखा है एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं, या इंक्लूजन और यहां पर एक्सक्लूजन। हम पॉइंट नंबर 8 पर थे। फॉलोइंग आर द आइटम्स टू बी एडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। कौन कौन सी चीजें हमें ऐड करनी है वो हमें यहां पर पढ़ना था। मेरी बुक के जो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के नोट्स हैं, ये दोस्तों आप अपने पास जरूर रखिएगा। देखिए मेरी हैंड राइटिंग में जो आप नोट्स लिख रहे हैं, जो आप अपनी नोटबुक पर लिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम अपने हाथ से अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स लिखते हैं तो हमें एक बार में सब कुछ समझ आ जाता है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब जरा जो बुक आपको अपने पास रखनी है वो इसलिए कि आप एक टिक 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 कर सकें कि हाँ भाई ये देख लिया हमने, ये देख लिया हमने, ये पढ़ लिया हमने। और जो मेरी बुक है उसमें बड़े की पॉइंट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, बुलेट पॉइंट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। हर बात अलग अलग बॉक्स, अलग अलग रो में लिखी हुई है, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी उसको इवैल्यूएट करने में कि आपने क्या पाया, आपने क्या नहीं पाया, क्या बाकी है अभी। खैर एनीवेज लिखना शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें ऐड होंगी। सबसे पहला है टैक्सेस, ड्यूटीज, सरचार्ज, सेस अदर देन जीएसटी। अदर देन जीएसटी। हर ABCD पर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों जितनी भी चीजें ऐड होनी है वो पहले एक साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा रूल भी तो लग सकते हैं। कोई बड़ा सा 8 मार्क का क्वेश्चन आया, उसमें 3-4 चीजें ऐड करनी है, 2-3 चीजें लेस करनी है, तो क्वेश्चन तो अभी कंपोजिट पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 8 में हम एडिशन समझ रहे हैं, पॉइंट नंबर 9 लिखकर एक्सक्लूजन समझेंगे, और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा टैक्सेस, ड्यूटीज, सरचार्ज, सेस अदर देन जीएसटी। मतलब क्या हुआ? ऑल टैक्सेस, ड्यूटीज, सरचार्ज, सेस other than GST if applicable in the transaction, if applicable in the transaction shall be added before charging GST। GST चार्ज करने से पहले अगर वैल्यू के अंदर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगे हैं तो वो सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स जो हैं वो पहले जोड़ दीजिए। वैसे तो ज्यादा बताऊं आपको टैक्सेस रहे ही नहीं, कोई 2-4 कुछ जो बच गए हैं वो आप पहले जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद जीएसटी लगाइए। मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपने एक सामान विदेश से इंपोर्ट करा, इंपोर्टेड गुड्स की जो वैल्यू है वो सिर्फ 100 रुपीज है। 100 रुपए का सामान आपने इंपोर्ट करा, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 10% लगनी है, तो 10 रुपए की कस्टम ड्यूटी लगी। तो अब जब आप जीएसटी लगाएंगे तो जीएसटी 100 रुपए पर नहीं 110 रुपए पर लगेगा। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी भी लगती है, जो पहले लगती थी आज भी लगती है, वो खत्म नहीं हुई है जीएसटी आने के बाद। जो सामान विदेश से मंगाया जाता है उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। हालत देखिए, डबल डबल महंगाई बढ़ाने के तरीके हैं यहां पर।
अब आप जरा समझिए कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जीएसटी के लिए बनी गई, ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी 110 रुपए मानी जाएगी, 100 रुपए नहीं। अब आप देखिए, कस्टम ड्यूटी भी एक प्रकार का टैक्स है, जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स है। तो जीएसटी से पहले सारे टैक्स जोड़ दो और फिर जो वैल्यू आए, वो जो 110 रुपए आए, इस पर जीएसटी निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ एग्जाम्पल में? इट मींस जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड on rupees 110, that is after adding कस्टम ड्यूटी। बहुत आराम आराम से पढ़ना दोस्तों, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। 110 रुपए आए, 10 रुपए की कस्टम ड्यूटी को जोड़ने के बाद इस 110 रुपए पर आपको, इस 110 रुपीज पर आपको जीएसटी निकालना है। आई होप ये बात आपको समझ आई, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। भाई हमारा पहला पॉइंट क्या है? टैक्सेस, ड्यूटीज, सरचार्ज, सेस अदर देन जीएसटी। लेकिन ये लिख लिया, समझ लिया, ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लिया हमने कि भाई कस्टम ड्यूटी लग रही है ट्रांजैक्शन में, तो वो भी पहले जोड़ दो वैल्यू में, फिर जो वैल्यू आए उस पर जीएसटी लगे। लेकिन एक खेल बाकी है खेलना, वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दोस्तों कुछ सामान ऐसे हैं जिन पर टीसीएस लगता है। अब वो जो टीसीएस लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप टीसीएस के बारे में जानते होंगे। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स तक पहुंच चुके हैं तो डायरेक्ट टैक्स तो आपने देख लिया होगा। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपने 10 लाख का सोना खरीदा, तो आप दुकानदार को 10 लाख देंगे, उस 10 लाख के अलावा हल्का सा एक और पेमेंट 20,000 रुपए मान लीजिए और देंगे। किस बात की? 10,000 मान लो, चलो 1% से। आप क्या करेंगे? और पैसे क्यों देंगे? 10,000 और किस बात के लिए देंगे? वो है टैक्स। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि कुछ महंगी चीजें खरीदने पर दुकानदार खरीदार से हल्का सा इनकम टैक्स वसूल लेगा। अब देखिए, मैं कोई टीसीएस के डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो आप डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस में देख ही लेंगे। बस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि टीसीएस कुछ होता है इनकम टैक्स में। टीसीएस क्या होता है कि जब दुकानदार से बायर ने सामान खरीदा, तो बायर ने सामान के पैसे दिए और सामान की वैल्यू का 1% और ऊपर से दिया, तो वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, वो सामान की ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं है दोस्तों। वो तो इनकम टैक्स है जो सरकार बाद में ले रही थी, बाद में की जगह अब वो पहले लेने लगी। वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनकम टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो यहां पर जोड़ा नहीं जाएगा। मैं जरा आपको लिखकर दिखा दूं। नोट, अभी हम ए के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है? ए नोट, समटाइम्स इनकम टैक्स एक्ट 1961, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, रिक्वायर्स TCS to be collected by seller from buyer. Sometimes Income Tax Act 1961 requires TCS to be collected by seller from buyer, which is a part of income tax, and that is why shall not be added in transaction value. राइट मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं।
बहुत आसान आसान है सब कुछ, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए, तो मैंने ये क्यों बताया आपको यहां पर, ये लाइन इसलिए बतानी पड़ी कि वैसे तो हर टैक्स पहले जोड़ दो और फिर जीएसटी ने लगाओ, लेकिन अगर वो सारी चीजें जो पहले जोड़ रहे हो और फिर जीएसटी लगा रहे हो फाइनल वैल्यू पर, वो अगर टीसीएस हो तो टीसीएस मत जोड़ देना। कैसे, जरा देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने बायर को गोल्ड ज्वेलरी बेची। कितने रुपए की गोल्ड ज्वेलरी बेची? 10 लाख रुपए की। 10 लाख का सोना हमने दुकानदार से खरीदा, तो वो 10 लाख रुपए जो है, हम बिल बना के दिखा रहे हैं आपको कि जो दुकानदार है वो क्या बिल बनाएगा। शॉपकीपर इज मेकिंग द इनवॉइस और वो बायर से चार्ज करेगा गोल्ड ज्वेलरी 10 लाख रुपए की। लेकिन इनकम टैक्स का कानून कहता है कि नहीं नहीं, ज्वेलरी बेचने वाला खरीदने वाले से 1% पैसा और लेगा, 1% टीसीएस ऐड होगा। राइट, बिल बता रहा हूं आपको, बिल कैसे बनेगा। तो ये 10,000 रुपए और हो गए। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गई ना बात, समझते रहिए। अब बिल में जीएसटी भी जुड़ा होगा। मान लो जीएसटी 2% मान लेते हैं, तो जो जीएसटी है वो जरा मुझे समझाना है आपको कि वो जीएसटी कैसे लगेगा। ऑन 10 लाख लगेगा या फिर ऑन 10,10,000 लगेगा? ये सही है, ये गलत है, ये जरा ध्यान से समझिए। ये क्या कहता है? 10 लाख रुपए पर जीएसटी लगेगा। इनकम टैक्स का जो 10,000 है वो तो बस वसूली हो रही है, दुकानदार खरीदार से ले रहा है, इसलिए बिल में जोड़ के दिखा रखे हैं। तो कितने रुपए? 2% जीएसटी कितने रुपए जुड़ेगा? 10 लाख का 20,000 रुपए। अब फुल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई? बताइए, 10,30,000 रुपए। ₹10,30,000। अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि यहां पर हमने क्या करा। ये जो हमने एग्जाम्पल में एड लेस करा, ये बिल है, बिल, जिसे जीएसटी की लैंग्वेज में इनवॉइस कहते हैं। सेलर, ज्वेलरी शॉप डीलर, शॉपकीपर जो है, सुनार जो है, वो बिल बनाएगा 10,30,000 रुपए का। इसमें 10 लाख तो गहनों की रकम हो गई, 10,000 रुपए वो इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स वालों को चला जाएगा। जीएसटी जो है वो 10,10,000 पर नहीं निकाला गया, वो 10 लाख रुपए पर निकाला गया केवल, क्योंकि टीसीएस इनकम टैक्स है, उसमें जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात। मैं एक बार फिर एक बात समझा दूं। वैसे सारे टैक्स पहले जोड़े जाते हैं, जैसे यहां कस्टम ड्यूटी जोड़ी गई, और उसके बाद कंप्लीट वैल्यू जो आती है उस पर जीएसटी निकलता है। लेकिन अगर वो जो सारे टैक्स जोड़े जाते हैं उनमें टीसीएस नाम का टैक्स हो, तो वो इनकम टैक्स है, वो मत जोड़ देना जीएसटी निकालने के लिए। सर आपने तो यहां जोड़ दिया। हे ईश्वर, जीएसटी 2% निकाला है बिना 10,000 जोड़े, सिर्फ 10 लाख का 2%। ये जो लिस्ट में सारी चीजें मैंने जोड़ी हैं, ये तो हम बिल बना रहे हैं जो दुकानदार ने बायर से पैसे लेने हैं उस बात का। क्लियर हो गई जी बात आपको? चलिए, हमारी वो चीजें जो हमें जोड़ देनी चाहिए, जिनको जोड़ने के बाद जीएसटी निकाला जाता है, उसमें पहली ट्रांजैक्शन हमने कर ली, टैक्सेस, ड्यूटीज, सरचार्ज, सेस अदर देन जीएसटी। क्लियर हो गई जी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं बी। बी है ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट्स। आप तो खाली पेमेंट्स लिखो, पहला लिखा ना आपने टैक्सेस, ड्यूटीज, ये सब चीजें जोड़ दी जाएंगी। पेमेंट्स मेड बाय
रिसीवर मतलब बायर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर मतलब सेलर। पेमेंट मेड बाय रिसीवर मतलब बायर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। ये क्या कहता है, अब ये देखते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो बायर ने दुकानदार से सामान खरीदा, वो सामान खरीदने में आपको जो पैसे देने हैं सामान के तो देने ही है, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है हम कुछ और चीजों की भी पेमेंट करें। वो सारी पेमेंट जोड़ी जाएंगी, ऐसा मैंने आपको शुरू में बताया था। ये समझने के लिए जरा 1 मिनट हल्का सा एक एग्जाम्पल, एक कहानी सी देख लेते हैं, फिर आपको ये बहुत अच्छा समझ आएगा। मैं आपकी इजाजत से पहले एग्जाम्पल कराना चाहता हूं और फिर उसके बाद में ये आगे बताऊंगा। जरा सोचिए, अगर बायर सेलर के पास गया और सेलर से बोला कि भाई मुझे सोफा सेट खरीदना है, लेकिन जो मुझे प्राइस तुम बताओ वो सब जोड़ने के बाद बताना, मेरा सोफा सेट मेरे घर तक पहुंचाना है, सारे का सारा फिटिंग जो भी खर्चा आएगा, लोडिंग अनलोडिंग कैरेज का, वो सब जोड़ जाड़ के सब बताना मुझे, ठीक। एक फाइनल अमाउंट। सेलर जो है वो कहने लगा कि अच्छा ऐसा है, सोफा कब चाहिए आपको? बायर ने बोला सोफा तो आज रात 12 बजे से पहले चाहिए। बायर बोला सेलर बोला ओहो आज ही चाहिए आपको? अरे आज तो बड़ा मुश्किल है। बायर कह रहा देखो, जो सोफा डिजाइनर तुम्हारी दुकान पर मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता, मैं वही सोफा खरीदने आया हूं, बिना खरीदे जाऊंगा नहीं। कहानी समझ रहे हैं आप? एक सोफा खरीदने बायर आया है, सेलर ने बस यूं पूछा कि भाई कब चाहिए? बायर ने बताया कि सोफा मुझे आज रात 12 बजे से पहले चाहिए, चाहे 11:59 PM मिडनाइट से 1 मिनट पहले भिजवाओ मेरे घर, आई डोंट केयर, बट चाहिए आज ही। सेलर कह रहा क्या बताऊं भाई साहब, आज तो कतई नहीं हो सकता, इट्स एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। बायर बोला भाई क्या क्या तकलीफ है, आज क्यों पॉसिबल नहीं है? सेलर बोला क्या बताऊं, वो जो हमारा डिजाइनर जो सोफे की डिजाइनिंग करता है वो आज है नहीं, अवेलेबल नहीं। बायर बोला भाई क्यों अवेलेबल नहीं है, आज तो वर्किंग डे, छुट्टी पर है। सेलर बोला नहीं नहीं, मेरे को ना उसकी पेमेंट करनी थी एक्चुअली 20,000 रुपीज, मेरे को उसको 20,000 रुपए देने थे, वो मैं आज दे नहीं पाया, तो वो नाराज होके आया नहीं। वो इसलिए आया नहीं कि मैंने उसको पेमेंट नहीं करी, वो आया नहीं तो काम हुआ नहीं। बायर बोला अरे तो 20,000 भिजवा देते हैं ना, लो मेरे से सोफे की पेमेंट ले लो, इसमें से 20,000 रुपए उसे भिजवा दो। सेलर बोला नहीं नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डिजाइनर को आपके घर भेजता हूं, आप उसे सीधे अपने हाथ से पेमेंट कर देना, सोफा जो आप मांग रहे हैं वो 50,000 का है, 20,000 उसे दे देना, 30,000 मुझे दे देना। अरे तो बायर की जेब से तो दोस्तों पूरे 50,000 ही निकले ना। प्लीज सोचो आप, बायर ने 50,000 की पेमेंट ही करनी है ना, बस 30,000 रुपए सेलर के शुभ हाथों में रखे और 20,000 रुपए सेलर के कहने पर किसको पकड़ा दिए? बायर को, वो उसके एम्प्लॉय को। ये हो सकता है ना ऐसा? भाई आप मुझे फीस देने आए, हमारी फीस फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए फिक्स हुई, मैंने आपसे कहा 10,000 रुपए ले आए, आपने बोला जी यस ये रहे। आपने बोला, मैंने बोला देखो एक काम करो, इस 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए ना उस प्रिंटर को दे दो, पब्लिशर को दे दो, बुक प्रिंट करने वाले को दे दो, वो जो पब्लिशिंग हाउस मेरी किताब छापता है मेरे को उसको पैसे देने हैं। तुम तो वापस जा रहे हो ना, क्लास पूरी हो गई घर, जरा उसको 2,000 दे देना, लाओ 8,000 मुझे दे दो, तो बिल तो भाई 10 का ही बनेगा ना।
प्लीज समझने की कोशिश करिए कि सोफा वाला 30,000 रुपए लेकर सोफा बनाने लगा, हमने 30,000 रुपए उसे दे दिए, 20,000 रुपए उसे दे दिए। क्लियर हो गई बात? अब मान लीजिए वो सोफा वाला मुझसे ये कहे कि भाई वो थोड़ा ये सोफा जो चढ़ाने आएगा ना आपके पास, आप उसे 500 दे देना। मैं कहा अब नहीं दूंगा मैं कुछ, 50,000 में बात पूरी हुई थी ना, अब कौन से 500 रुपए? सोफा वाला कह रहा नहीं मैं आपको दे रहा हूं 500 रुपए, आप उसको दे देना 500 रुपए, वहां सीधे उसे ही दे देना। तो मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करिए कि अगर बायर ने तो पैसे ही देने सेलर को, अब सेलर वो पैसे खुद अपनी जेब में रखे या किसी को दिलवा दे अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल तो पूरे का बनेगा ना, पेमेंट तो पूरे की हो रही है ना, जीएसटी तो पूरे पे लगेगा। ये एक बड़ी सामान्य बात है, बट कॉमन सेंस इज ऑल्सो नॉट सो कॉमन। देखिए यहां क्या लिखा, पेमेंट मेड बाय रिसीवर, मतलब बायर, बायर नहीं पैसे देनी है, बट सेलर को ना देकर सेलर जिसको कह रहा है कि इसको दे दो, हम उसको दे देते हैं। समझ आ गई बात? चलो एग्जाम्पल क्या है जरा वो उधर 1 मिनट ध्यान से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बायर है ए, राइट? ये सेलर है बी। क्लियर हो गई जी बात? ये बायर ए, ये सेलर है बी, और तीसरा बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज, तीसरा कौन है? कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है, सी लिमिटेड। कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है सी लिमिटेड, इसकी डिटेल भी लिखवाऊंगा, आप बेफिक्र रहो। बायर और सेलर के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ वो 10 लाख रुपीस का हुआ, बट सेलर बोला कि 10 लाख रुपए में से मेरे को ना पेमेंट करनी है टेक्नोलॉजी कंपनी को 50,000 रुपीस, तो आप सीधे टेक्नोलॉजी कंपनी को दे दीजिए, और 9.5 लाख जो हैं वो आप मुझे दे दीजिए। 9,50,000 आप मुझे दे दीजिए, 50,000 आप टेक्नोलॉजी कंपनी को दे दीजिए। वो जबकि लायबिलिटी किसकी थी? सेलर की। सेलर ने कोई टेक्नोलॉजी की चीज खरीदी होगी इस सी लिमिटेड से। It might be hardware, it might be software, it might be anything that have been purchased from C Limited by the seller. बस सेलर के पास पैसे शायद नहीं थे उस कंपनी को देने के लिए, तो उसने अब तक पेमेंट नहीं करी। अब वो इंतजार कर रहा था कि पेमेंट हो जाए, पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बायर से कहा कि भाई आप जो मुझे पैसे दोगे बस वही, उसी में से 50,000 मेरी जगह प्लीज आप पहले उस कंपनी को पहुंचा दो। तो ट्रांजैक्शन 10 ही लाख की है, बस ये समझाया जा रहा है आपको। क्लियर हो गई ना बात? चलो इसके बारे में लिखें। इन दिस एग्जाम्पल seller B has a liability to pay rupees 50,000 to C Limited. He requested his buyer A to divert rupees 50,000 from the complete payment to divert 50,000 rupees from the complete payment to C Limited. When seller B will make invoice for buyer A, invoice will be made for complete 10 lakh and GST will also apply
ऑन फुल वैल्यू ऑफ रुपीज 10 लाख, राइट। जीएसटी भी पूरे 10 लाख पर लगेगा, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू पूरी 10 लाख है, 9,50,000 नहीं, ये बात। तो 50,000 भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो गए। क्लियर हो गई ना बात। अब ये इस एग्जाम्पल के बाद एक्चुअल में पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट था क्या? एज पर रूल, रूल क्या कहता है? एनी पेमेंट मेड बाय receiver, as per rule any payment made by receiver which originally belongs to seller as liability of seller shall be added in transaction value for the purpose of GST. देखिए, अगर वैसे तो हम आईडीटी पढ़ रहे हैं, डीटी में मुझे बोलने का कोई हक नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझिएगा कि डीटी आईडीटी दोनों में लोग कहते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है ना। प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के लिए तो थ्योरी चाहिए। यहां पर वैसे क्वेश्चन नहीं है जो आपको मैथमेटिक्स में मिलते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सॉल्व करनी है, और ना कॉस्टिंग, एफएम और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितनी कैलकुलेशन यहां पर है। यहां तो आपको नियम याद रखना है कि किस पर टैक्स लगना है, किस पर नहीं लगना। किसी चीज पर टैक्स लगता है ना, उसे बोलते हैं असेसेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, चाहे डीटी हो या आईडीटी। उस टैक्सेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने का है सारा खेल। ये है, आपने समझा यहां पर कि वो पैसे जो सेलर ने बायर से किसी को दिलवा दिए, वो देने तो सेलर को ही थे, तो बायर की जेब से तो पेमेंट हुआ ना, वो ऐड कर दिया जाएगा। ये है बस बात। कितनी सी पॉइंट है, सोचो आप। होप आपको ये बात समझ आई, क्लियर हो गई ना बात। चलो, अब ये दो चीजें आप समझ चुके, तीसरा लिखते हैं। और क्या जुड़ेगा वैल्यू में सामान की, जिसके बाद जीएसटी लगाया जाएगा। अगला नाम आपके पास भी होगा, आप देख लीजिए, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। incidental expenses like commission and packing charges. ये क्या है? ये तो बड़ा आसान है। आप कोई ऑनलाइन सामान मंगाइए तो सामान की वैल्यू प्लस डिलीवरी चार्ज दोनों मिलाकर फिर जीएसटी लगता है। आप कोई गुड्स खरीद के लाइए, उस पर पैकिंग करवाइए, तो पैकिंग के जो चार्ज आपने दिए उस पर भी जीएसटी लगता है। कमीशन की जहां तक बात है वो ये है कि भाई बायर ने पेमेंट करी, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले पढ़ा था कि सेलर बोला 10 लाख रुपए का सेल का सामान है, मुझे कमीशन भी देना है अपने एजेंट को, ऐसा करो आप ही दे जाना जरा कमीशन। तो वो कोई भी पैसा हो, अगर वो फुल बायर से ही वसूला जा रहा है सब मिला जुला कर, तो उस पर जीएसटी लगेगा, बात खत्म। एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि अगर बायर पैसे भर रहा है तो बायर की जेब से निकले ना पैसे, तो उस पर जीएसटी क्यों नहीं लगेगा जब तक वो एग्जेम्प्ट ना हो। भाई देखिए, इसके अंदर लिखिए transaction value will also include all expenses for which seller charged buyer। सेलर ने अगर बायर से चार्ज करा है तो जीएसटी लगेगा।
such as packing charge, delivery charge, एटसेट्रा, कोई भी चीज हो भाई, अगर वो पैसा बायर से लिया जा रहा है तो वो पहले जोड़ा जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस फॉर विच बायर हैज बीन बिल्ड, हैज बीन बिल्ड मतलब बिल में जोड़ जोड़ के अगर आप उससे चार्ज ले रहे हो तो तुम तो कमाओ, सरकार ना कमाए। फॉर विच बायर हैज बीन बिल्ड all expenses for which buyer has been billed shall be included in the transaction value and then GST will apply। और मुझे सच में नहीं लगता कि इसमें कोई एग्जाम्पल की जरूरत है, बहुत इजी है भाई कि आपने 1,00,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा और उसकी लोडिंग अनलोडिंग में 5,000 रुपए लग गए, तो आप 1,05,000 रुपए पर जीएसटी देते हैं। दैट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर हुई बात? चलो सी के बाद ये लिख लीजिए आप पहले, आप जो भी आपसे रह जाए आप पॉज करके वीडियो को पहले इसको पूरा लिख लें, ठीक है। अगला है इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट। देखिए यूं कहा जाए तो इंटरेस्ट बैंक के लोन में भी होता है, सोचा जाए तो लेट फी कई जगह होती है। तो यहां पर हम कोई बैंक के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे या बैंक की लेट फी की बात नहीं कर रहे। सेलर और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि भाई अगर इतने दिनों में पेमेंट कर दोगे तो ठीक है, इतने दिन से ज्यादा लगाओगे तो ब्याज देना पड़ेगा आपको। बस जो लेट फीस के नाम पर पेनल्टी ली गई से बायर से सेलर ने वसूल ली, उस पर भी जीएसटी लगेगा, यहां ये लिखा, ठीक है। देखो भाई बिल बनाते समय तो शुरू से नहीं पता था ना, बिल अगर नहीं बनाया भी तो बिल में जोड़ दो, वरना इंटरेस्ट का अलग बिल बना दो। प्लीज समझो, 1 जनवरी को आपने सामान बेचा और बायर से बोले आपके 31 जनवरी तक पे कर दो वरना ब्याज जोड़ देंगे, तो 1 फरवरी को वो हो गया, क्या कहते हैं उसे, 1 फेब को पेमेंट नहीं आई, तो आप तो बिल बना चुके थे 1 जनवरी को ही, तो 1 फेब को बिल रिवाइज कर दीजिए, या जो इंटरेस्ट का अमाउंट आप और मांग रहे हैं उसका फिर एक बिल बना दीजिए, ठीक है ना। चलो all payments made by buyer to seller attract GST and will be added to transaction value in the invoice, right? Similarly, इसीलिए या इसी प्रकार जितनी भी लेट फी है, लेट फी फॉर मेकिंग लेट पेमेंट will also attract GST and will form part of invoice, और इनवॉइस का हिस्सा होगी। भाई अगर एक इनवॉइस आप सामान बेचने का पहले ही बना चुके हो तो अब आप एक और बना दो ना ब्याज वाला, राइट दोस्तों। सेल वैल्यू and late fee both can be in single invoice or in different invoices,
लॉ को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पहले दिन जिस दिन सामान बेच रहे थे उस दिन ही बिल बना दिया हमने, तो बायर को पकड़ा दिया, हमें थोड़ी पता था लेट पेमेंट करेगा। लेकिन सर्विस के केस में ऐसा हो सकता है कि सर्विस में बिल बाद में बने। क्लियर हो गई ना? चलो, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मतलब ट्रांजैक्शन पूरी खत्म नहीं हुई। एबीसीडी आपने मतलब 4 ट्रांजैक्शन पढ़ ली, 4 चीजें आपने पढ़ ली जो इसमें अभी ऐड करी जाएंगी। टैक्सेस, ड्यूटी, सरचार्ज, सेस, फिर पेमेंट मेड बाय रिसीवर जो करनी सेलर को थी, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पैकिंग के, डिलीवरी के, कोई भी, और जो इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी वगैरह वगैरह होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं। ई है सब्सिडी। सब्सिडी में थोड़ा सा खेल है जो आपको समझना पड़ेगा। मैं फिर चाहता हूं कि आप मेरे साथ 2 एग्जाम्पल देख लें और फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा।